आज पूरा 1 साल हो गया है उस अनहोनी के किस्से को बंद हुए। नहीं तो हफ्ते में एक या कभी कभी 2 बार इस अनहोनी का कोई ना कोई शिकार हो ही जाता था। आज ही के दिन हमारे और बगल के गांव वालों ने मिलके एक बड़ी पूजा करवाई थी। उसके बाद वो अनहोनी कभी किसी का शिकार नहीं कर पाई। इस बात से दोनों गांव के लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी होती है या कुछ बुरी और जिद्दी आत्माएं ऐसी होती है जिन्हें हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, बस उनको कुछ वक्त के लिए टाल सकते हैं। तो ठीक इसी तरह हमारे गांव में हो रही इस अनहोनी की कहानी है। और आज ठीक 1 साल बाद वो अनहोनी लौट आई है और दोनों गांव के चैन सुकून वाली जिंदगी का अंत होने वाला था। इस बात का अंदाज़ा ना ही मुझे था और ना ही दोनों गांव के लोगों को, और ना ही मुझे ये पता था कि उस अनहोनी का पहला शिकार आज मैं ही होने वाला था। गर्मियों की कड़कती धूप थी। गांव के सभी लोग सुबह ही अपने अपने खेतों में चले जाते थे और दोपहर होने से पहले घर वापस आ जाते थे। फिर सूरज ढलने के बाद लोग वापस अपने अपने खेत में अपने काम करने चले जाते। और ठीक इसी तरह मैं भी सूरज ढलने का इंतज़ार कर रहा था। शाम ढलने वाली ही थी तो मैं सोचा कि अपने लालटेन में तेल डाल देता हूँ। लालटेन दरवाजे के बगल वाले एक खीले पे टंगा हुआ था। तो मैं लालटेन उतार ही रहा था कि अचानक ही लालटेन मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उसके नीचे गिरते ही उसका कांच टूट गया। और इसी कांच के टूट जाने की वजह से मुझे मेरी पत्नी घर से बाहर जाने से रोक रही थी। उसका कहना था कि घर से निकलते वक्त अगर कांच टूट जाए तो अशुभ होता है, कुछ अनहोनी हो जाती है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को इतना समझाया कि ये सब मन गढ़ंत बातें हैं और कुछ नहीं। फिर मैं घर का दूसरा लालटेन लेके खेत के लिए निकल गया। मैं साइकिल चलाते और गाना गुनगुनाते हुए जा ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में मेरी पत्नी की कही हुई बातें घूमने लगी, जो अभी कुछ देर पहले मेरी पत्नी मुझसे बोल रही थी कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है कि एक बेजान से कांच के टूट जाने से किसी की असल जिंदगी में कुछ फायदा या कुछ नुकसान हो सकता है। मैं ये सारी बातें सोचते सोचते कब अपने खेत के आगे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं अपने खेत से काफी आगे निकल गया तो अचानक ही मेरा ध्यान अगल बगल के रास्तों और कुछ पेड़ों पे गया। तो मैं एकदम ही अपनी साइकिल को ब्रेक लगाकर वहीं रुक गया। अगल बगल के पेड़ और दूसरी कई चीजों को देखकर मैं समझ गया कि मैं अपने खेत से काफी आगे निकल आया हूँ। तो मैं अपने आप को कोसते हुए अपनी साइकिल को पीछे मुड़ाया और वापस अपने खेत की तरफ जाने लगा। जब मैं अपनी साइकिल पीछे मुड़ा के बस कुछ दूर आया ही था कि अचानक मेरी साइकिल पंचर हो गई। और अब मुझे अपने आप पे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं अपनी साइकिल को वहीं पटक दिया और साइकिल को 2 लात मारा। फिर उसी रोड पे बैठ के मैं गुस्से में बड़बड़ा रहा था कि आज कैसा दिन है, आज कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत ही हो रहा है। फिर मैं थोड़ी देर वहीं साइकिल के पास ही बैठा रहा और जब थोड़ा गुस्सा मेरा शांत हुआ तो मैं अपनी साइकिल उठाया और अपने गांव की तरफ जाने लगा। जब मैं अपनी साइकिल धीरे धीरे गांव की तरफ ले जा रहा था तो कुछ 6:30 या 7 बज रहे होंगे। अंधेरा अब अपने पैर पसारने लगा था। तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने अपने चारों तरफ देखा कि सारे खेत खाली हैं। पता नहीं क्यों आज कोई भी गांव वाला अपने खेत में नजर नहीं आ रहा था। सबका एक साथ अचानक ही खेत ना आना, इस बात से थोड़ा मेरा दिल और दिमाग डगमगाया। अब मैं इस बात को लेकर थोड़ा परेशान वहीं खड़ा सोच रहा था कि तभी अचानक किसी ने मेरा कंधा पकड़कर मुझे जोर से हिलाया और मैं एकदम से ही चौंक गया। मैंने देखा कि पीछे सुखी काका और उनका छोटा बेटा खड़ा है। तभी सुखी काका बोले, धनीराम तू ये रोड के बीचों बीच खड़ा होकर क्या सोच रहा है, और ये तेरी साइकिल कैसे पंचर हो गई। तभी मैंने काका को सुबह से लेके अब तक की सारी बातें बता दी
फिर सुखी काका बोले, अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता, आज अमावस है और आज के दिन लोग अपने गांव तो क्या, अपने घर से भी बाहर नहीं निकलते। ये बात सुन के मेरे पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैं वहीं खड़ा अमावस के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ही मेरे दिमाग में उस अनहोनी का ख्याल आया। तभी सुखी काका बोले, अब यहाँ खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है, चल घर चल, बारिश होने वाली है। तो मैंने आसमान की तरफ देखा और सच में आसमान में तो काले और घने बादल छाए हुए थे। फिर मैं सोचा कि लाओ काका से पूछता हूँ कि वो अनहोनी दोबारा आ सकती है क्या। और जैसे ही मैं पूछने चला तो एक जोर की बिजली कड़की और मैं एकदम से डर गया। मैं और सुखी काका गांव से कुछ 1 किलोमीटर के दूरी पे खड़े थे। काका बोले, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो मैं काका के साथ बात करता करता पैदल ही गांव की तरफ जाने लगा। और कुछ 10 या 15 मिनट के बाद पीछे से मुझे किसी ने बोला, अरे धनीराम, तू ये किससे बात करता हुआ जा रहा है, पागल तो नहीं हो गया है। तो मैं थोड़ा चिढ़ के बोला, अरे ओ शंकरा, तू अंधा तो नहीं हो गया, तुझे दिख नहीं रहा क्या। मैं सुखी काका के तरफ देखते हुए बोला कि मैं सुखी काका से बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं सुखी काका की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा, क्योंकि वहां सुखी काका और उनका छोटा बेटा था ही नहीं। तो मैं शंकरा से थोड़ा घबराते हुए बोला कि मैं और काका उस पुल से ही साथ में बात करते हुए आ रहे थे और अब अचानक ये काका कहाँ चले गए। तभी शंकरा ने बोला कि तुझे पता नहीं, अभी पिछले हफ्ते ही सुखी काका और उनका छोटा बेटा दवा लेने बाजार जा रहे थे कि अचानक ही उनकी एक ट्रक से टक्कर हो गई। सुखी काका तो जगह पे ही मर गए और उनका बेटा अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में। शंकरा की ये बातें सुनकर मेरे माथे पे ठंडा पसीना आने लगा। तभी मैंने शंकरा को थोड़ी डरी आवाज में बोला, शंकरा वो आ गई है, शंकरा वो आ गई है। तो शंकरा मुझसे थोड़ा परेशान होकर पूछा कि कौन आ गई है। तो जब मैंने बोला कि अनहोनी, तो शंकरा भी डर के कांप गया। फिर शंकरा भी मुझसे बोला, चल चल धनी, जल्दी घर चल, आज अमावस भी है, कहीं हम दोनों उस अनहोनी का शिकार ना हो जाए। शंकरा की ये बात सुनकर मैं अपनी पंचर साइकिल पे बैठ गया और उसको बहुत ही तेजी से दौड़ाने लगा। हम जैसे ही गांव के करीब पहुंचने वाले थे कि अचानक बारिश भी शुरू हो गई और घर पहुंचते पहुंचते तो मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ गया। मेरा पूरा शरीर बुखार से तपने लगा और मैं जाके सीधा घर में एक चारपाई पे लेट गया। मैं जैसे ही चारपाई पे गिरा तो मेरी पत्नी दौड़ती हुई मेरे पास आई। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, आपकी ऐसी हालत कैसी हो गई। तो मैंने उसको वो सारी घटना बताई जो अभी कुछ देर पहले मेरे साथ घटी थी। तो मेरी पत्नी अचानक ही रोने लगी और रोते रोते बोलने लगी कि मैं आपको रोक रही थी लेकिन आप नहीं माने। मेरा पूरा शरीर बुखार से जल रहा था और न जाने कब मेरी आंख लग गई। फिर जब कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरी पत्नी मेरे चारपाई के पास बैठे बैठे ही सो गई और मेरे माथे पे पानी से भिगोकर कपड़ा रखा हुआ था। और जब मैंने घड़ी में देखा तो रात के 1:30 बज रहे थे। मेरा बुखार मुझे थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन प्यास के मारे मेरा पूरा एकदम से गला सूखा पड़ा था। फिर मैं चारपाई से उठा और सीधा रसोई में गया। मैं जब मटके से पानी निकाल के पी ही रहा था कि अचानक मेरी नज़र रसोई की खिड़की पे चली गई। मैंने देखा कि वहाँ खिड़की पे कोई खड़ा है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं कुछ साफ साफ देख नहीं पा रहा था। तो मैंने एक बार को पूछा, कौन है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। और जब वो काली परछाई कुछ नहीं बोला तो मैं ही खिड़की की तरफ जाने लगा। और सबसे अजीब बात तो वहाँ पे ये थी कि मैं जैसे जैसे खिड़की की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था, वो काली परछाई वैसे वैसे पीछे खिसकती जा रही थी। मुझे लगा कि पड़ोस की कोई औरत होगी, इसलिए वो मेरे आगे जाने से पीछे खसकती जा रही है।
क्योंकि जब मैं खिड़की के पास गया और वो काली परछाई खिड़की से दूर, तो उस परछाई की आकृति मुझे किसी औरत की तरह लगी। और बाहर इतना काला और घना अंधेरा था कि मैं उसको पहचान नहीं पा रहा था। बस इतना समझ में आया कि वो कोई औरत है और वो घूंघट में है। और ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी कि बाहर इतना काला और घना अंधेरा है और वो औरत घूंघट में है। मैं अपने मन में ये सोचा ही था कि अचानक बाहर एक बिजली कड़की और उस बिजली के कड़कने की रोशनी में मैंने उस औरत का चेहरा देखा। बिजली के कड़कते ही उसका घूंघट अपने आप ही पीछे सरक गया। तब मैंने उसका वो खौफनाक और भयानक चेहरा देखा। उसके चेहरे पे जगह जगह कटे हुए निशान थे और उसका मुंह सबसे ज्यादा डरावना था, क्योंकि उसका मुंह धागे से सिला हुआ था और उसकी आंखें तो अंदर घुसी हुई बेहद ही डरावनी और भयानक दिख रही थी।